हेलो स्टूडेंट्स, भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कल हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य, जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में। हम कल भी बात कर रहे थे कि जब कभी भी हम कैपिटल A, B, C की बात करते हैं तो ये मान के चलो कि ये मूल संविधान में नहीं थे, ये किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़े गए हैं। क्योंकि भाग 4A तो कैपिटल A है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो मूल कर्तव्य हैं या फिर भाग 4A है, ये मूल संविधान में नहीं था। यानी कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, मान लीजिए एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए सब प्रश्न पूछ भी ले कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख था और उसमें लिख दे 8, 10, 11 इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं। तो इनको बाद में जोड़ा गया इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया। एक समिति का गठन किया गया तत्कालीन सरकार द्वारा। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। और इस समिति की अनुशंसा पर ही, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। और भाग 4A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत हमने 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया। 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। कब किया गया? 1976 में। वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है वो है 11। तो 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, CSET 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए,
देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। हमने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 21A की बात की थी। 21A भी जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, जिसमें बच्चों का ये अधिकार रखा गया था कि वे प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रूप से प्राप्त करें। बच्चों का जो अधिकार है, माता पिता की वो ड्यूटीज़ है, माता पिता की वो कर्तव्य हैं। तो 21A में जो बात लिखी गई है वो बच्चों के अधिकारों के लिए लिखी गई है, और 51A में जो 11वां मूल कर्तव्य है ये माता पिता के कर्तव्यों को इंगित करता है। बात सेम है, बच्चे की तरफ से देखेंगे तो उसका अधिकार हो जाएगा, माता पिता या फिर संरक्षक की दृष्टि से देखेंगे, उस तरफ से देखेंगे तो उनका ये कर्तव्य हो जाएगा। दोनों ही चीज़ों को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे हैं। दोबारा इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें कि भाग 4A जिसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अब एक बात और हम यहाँ पे कर लेनी चाहिए हमें कि अगर किसी वजह से मूल कर्तव्यों का उल्लंघन जनता कर लेती है, किसी वजह से जाने अनजाने में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन हो जाए, तो क्या इस संदर्भ में सज़ा का प्रावधान है? तो आपको बता देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की सज़ा का प्रावधान नहीं है। सुनना ज़रा, अगर मूल कर्तव्यों का उल्लंघन हो जाए तो सज़ा का प्रावधान नहीं है, परंतु अगर उनसे संबंधित कोई अधिनियम बन रखा है, कोई कानून बन रखा है, कोई रूल्स बन रखे हैं और अगर उनका भी उल्लंघन हो जाता है तो सज़ा का प्रावधान है। यानी जब कभी भी मूल कर्तव्यों का उल्लंघन हो जाए तो अगर मान लीजिए न्यायपालिका उस रूप में हमारे खिलाफ कोई केस दायर करती है तो कभी भी ऐसा केस दायर नहीं किया जाएगा कि इस बंदे ने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया इसलिए इसके खिलाफ केस किया गया है। जो भी केस बनेगा वो इस बेस पे बनेगा कि इसने इस कानून का, इस अधिनियम का, इस रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन कर दिया है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन हो जाने पर सज़ा का प्रावधान नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। पहला मूल कर्तव्य है, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करना है। लेकिन सबसे पहला तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम संविधान का पालन करें, क्योंकि अगर हम सर्वोच्चता की दृष्टि से देखें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति से भी पहले कौन है? संविधान।
यानी भारत में सबसे बड़ा कौन है? संविधान है। तो संविधान का हमें पालन करना है और संविधान का पालन करने के साथ साथ उसके जो आदर्श हैं, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, हमें राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भी संविधान के आदर्श हैं, उन सभी का हमें सम्मान करना है, दिल की गहराई से उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले आपसे कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है या कौन सा है, ऐसा प्रश्न आ जाए और लिख दे कि राष्ट्रीय ध्वज, मान लीजिए लिख दे कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, ऐसा लिख दे और 3 सेंटेंस और लिख दे और कहे कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि गीत शब्द का उल्लेख मूल कर्तव्यों में नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान हमें करना है, लेकिन मूल कर्तव्यों में शब्दशः इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। मूल कर्तव्यों में कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है। हालांकि राष्ट्रीय गीत का सम्मान भी करना है। जितना महत्व राष्ट्रीय गान का है उतना ही महत्व राष्ट्रीय गीत का भी है। जितना महत्व जनगण मन का है उतना ही महत्व वंदे मातरम का भी है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। तो एग्जामिनर अगर ऐसा पूछता है तो राष्ट्रीय गीत शब्द इसमें गलत हो जाएगा, या यूं कहें कि राष्ट्रीय गीत शब्द का उल्लेख मूल कर्तव्यों में नहीं है। तो पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करना है, उसकी जो आदर्श है, उसकी जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहूंगा कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका वास्तविक नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और जो भी सही उत्तर बताएगा उनका हम नाम भी अनाउंस करेंगे अगली वीडियो में कि इस स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल सही था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसका वास्तविक नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो है कि सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्श, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाली का मतलब क्या है? स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्श जो हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखें, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्श का मतलब है कि ऐसे वो शूरवीर, ऐसे वो क्रांतिकारी योद्धा जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए और उन सभी जो आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखें। जो भी शूरवीर थे, जो भी क्रांतिकारी योद्धा थे, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हुए हैं। तीसरा मूल कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। कई बार एग्जामिनर इन शब्दों का क्रम भी पूछ लेता है कि किस शब्द का उल्लेख है, किस शब्द का उल्लेख पहले है, किसका बाद में है। जैसे संप्रभुता, एकता, अखंडता, मान लीजिए ऐसे शब्द आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रश्न है कि एकता, संप्रभुता, अखंडता, बंधुता, ऐसे लिख दे और कहे कि इन शब्दों को मूल कर्तव्य में आए हुए क्रमानुसार रखिए। ABCD, BCAD, DCAB, ऐसे करके प्रश्न बन सकता है। तो इसका सही क्रम है कि संप्रभुता, या इसको प्रभुता भी बोल देते हैं, एक ही बात है, सॉवरेंटी। प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्यों में किस शब्द का उल्लेख नहीं है,
या कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है, और लिख दे कि संप्रभुता, एकता, पंथ निरपेक्षता को बनाए रखें। तो पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द का उल्लेख मूल कर्तव्यों में नहीं है, इस चीज़ को आपको बखूबी देखना होगा। प्रस्तावना में इस शब्द का उल्लेख है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो बड़ा बारीकी से देखना होगा मूल कर्तव्यों को। प्रश्न इसमें ऐसे बन सकते हैं क्योंकि मूल कर्तव्य में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल से 11 वाक्य हैं जिनको अपने को याद करना है और बड़ी बारीकी से ये देखना है कि किस शब्द का उल्लेख है, किस शब्द का उल्लेख पहले है, किस शब्द का उल्लेख बाद में है। तो 3 मूल कर्तव्य हमारे पूरे हो गए। चौथा मूल कर्तव्य है कि देश की सेवा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। हमें अपने देश की सेवा करनी है और अगर मान लीजिए किसी वजह से सेना कम पड़ जाती है और बॉर्डर पे हमें बुलाया जाता है तो हमें पहुंचना है। इसका मतलब है कि आह्वान अगर किया जाता है नागरिकों से कि भाई बॉर्डर पे पहुंचिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखिए, पहुंचिए, तब हमें वहां पे पहुंचना है। ऐसा हमारा मूल कर्तव्य है। हालांकि अगर आह्वान किया जाता है, अगर हम नहीं पहुंचते हैं तो ये कोई देशद्रोह नहीं है, और मैं पहले कह चुका हूं कि इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा कानून बन जाए कि जब कभी भी नागरिकों को बुलाया जाए, आह्वान किया जाए और अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अगर ऐसा कानून बन जाता है तो सजा का प्रावधान होगा। तो 4 मूल कर्तव्य अपने पूरे हुए। 5वां मूल कर्तव्य है कि देश में समरसता और समान बंधुत्व की भावना को बनाए रखें। समरसता और समान बंधुत्व की भावना को बनाए रखें और धर्म, भाषा या फिर प्रदेश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। अगर कोई भेदभाव है तो उसको त्याग दें। और इसी में लिखा हुआ है कि ऐसी जो कुप्रथाएं हैं, ऐसे कुछ रीति रिवाज हैं जो कि महिलाओं की प्रतिष्ठा या महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, तो उनका त्याग कर दें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध हैं। तो 3 बातें हैं। समरसता का मतलब है कि हमारे विचारों में समानता होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, चाहे हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, हम किसी भी वर्ग से हैं, हम जनरल हैं, हम एससी हैं, ओबीसी हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भाषा से हैं, किसी प्रदेश से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, हमारे विचारों में समानता होनी चाहिए। हमें यह समानता रखनी चाहिए, तभी हम भारत को एक रख सकेंगे, हम भारत को अखंड रख सकेंगे। समरसता और समान बंधुत्व मतलब भाईचारा, मैं भी आपके प्रति भाईचारा दिखाऊं, आप भी मेरे प्रति भाईचारा दिखाएं। तो ऐसा भाईचारा हमारे में होना चाहिए। हम ये ना देखें कि हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, एससी है, एसटी है, जनरल है, कुछ भी है, कोई भी है, वो भारतीय है तो उसके प्रति हमारी बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। ऐसा इस मूल कर्तव्य में उल्लेखित है। और आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि बंधुत्व शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ है, तो आपने अगर हमारी पहले वाली वीडियो देखी है तो जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे, प्रस्तावना में भी बंधुत्व शब्द का उल्लेख है। तो बंधुत्व शब्द का उल्लेख 2 जगह पे है, एक तो प्रस्तावना में और दूसरा है मूल कर्तव्यों में। इसी में है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। अगर कोई ऐसी प्रथा है जो महिलाओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है तो उसका त्याग कर देना है, चाहे वो हिंदू धर्म की कोई कुप्रथा है या फिर वो मुसलमान धर्म की कोई प्रथा है या सिख ईसाई, चाहे वो किसी भी धर्म की प्रथा है। जैसे सती प्रथा थी, हिंदू धर्म में थी, बहुत ही बुरी किस्म की प्रथा थी, उसका त्याग करना चाहिए था और हमने किया। मुसलमानों में जो 3 तलाक की प्रथा है, ये भी एक अच्छी प्रथा नहीं है, इसका भी त्याग करना चाहिए हमें या किया जाना चाहिए। तो ऐसी प्रथाओं का त्याग हमें करना है, ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है। अगला मूल कर्तव्य है
कि देश की सामाजिक संस्कृति को समझें और उसे बनाए रखें। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ शब्दों की हेरफेर हो सकती है। अगर लिख दीजिए सामाजिक संस्कृति तो ये कथन गलत हो जाएगा। सामाजिक संस्कृति नहीं है, यह है सामाजिक संस्कृति। समस्त प्रकार की जो हमारी संस्कृति है उसको समझना है और उस जो गौरवशाली संस्कृति है, हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, उसको बनाए रखना है। इससे पहले हमने पढ़ा था 5वें में कि स्त्रियों के प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई प्रथा है उसको त्यागना है। लेकिन अगर कोई प्रथा गौरवशाली है, अगर हमारा रीति रिवाज कोई गौरवशाली है, हमारी संस्कृति का अंग है, तो उसको बनाए रखना है, उसको अक्षुण्ण रखना है, उसको बचाए रखना है। ऐसा लिखा गया है मूल कर्तव्य नंबर 6 में। 7वां मूल कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब वन, वन्य जीव, नदियां, झीलें, इन सभी का अपने को संरक्षण करना है। और आपको एक बात और बता दूं, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण हमें भी करना है और ये काम राज्य को भी सौंपा गया है। कल हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे, हमने अनुच्छेद 48A पढ़ा था, जिसमें लिखा गया था कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इस चीज़ को ख्याल में रखना। ये बात 48A में राज्य के लिए कही गई है और अनुच्छेद 51A में यही बात नागरिकों के लिए कही गई है। 48A ये कहता है कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा। 51A में लिखा गया है कि सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। इसमें आगे लिखा गया है वन, झील, नदियां और वन्य जीव की सुरक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया दिखाएं। क्या लिखा गया है, दोबारा दोहराते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, इसको हमने क्लियर कर लिया। जो वन हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, वन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा करनी है हमें, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना, ऐसी हमसे अपेक्षा कर रहा है राज्य। और प्राणी मात्र के प्रति दया दिखानी है, यानी कि हम हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिए। मेन बात ये है, हम अहिंसक प्रवृत्ति के होने चाहिए। अगला मूल कर्तव्य है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। देखिए 4 शब्द हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि यहाँ पे शब्दों का क्रम भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। यानी राज्य हमसे ये अपेक्षा कर रहा है कि मेरे नागरिकों का दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, हमारा नज़रिया, हमारा परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक होना चाहिए। यानी हम उन तथ्यों को माने, उन बातों को माने जिनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। यानी हम अंधविश्वासी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी देश विकास कब करता है, जब वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, मैच्योर है, परिपक्व है और अंधविश्वासी नहीं है, तो वो देश विकास करेगा। तो भारत भी विकास करना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि यहाँ की नागरिकों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो। मानववाद, जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दया दिखाएं, यानी हम मानव को मानव समझें, चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा, जाति, लिंग का है। ज्ञानार्जन, अधिक से अधिक ज्ञान हम अर्जित करते रहें, स्वयं भी और दूसरों को भी प्रेरित करें। और सुधार की भावना, निरंतर अपने में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने देश में लगातार सुधार होता रहे, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए और ऐसा सुधार हमें करना चाहिए।
तो 4 बातें हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो भी सरकारी संपत्ति है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। हालांकि नुकसान तो हमें निजी संपत्ति को भी नहीं पहुंचाना, लेकिन हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि किसी भी तरीके से सार्वजनिक संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना, तोड़फोड़ नहीं करनी, बसें नहीं जलानी, पटरियां नहीं उखाड़नी। वो संपत्ति हमारी है, उस पर पैसा हमारा लगा हुआ है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। उसको नुकसान पहुंचाने का मतलब है हम स्वयं को नुकसान पहुंचाएंगे, हम अपने देश को नुकसान पहुंचाएंगे। और हिंसा से दूर रहें। अगला जो मूल कर्तव्य है, सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उन्नति की ओर बढ़ें, प्रगति की ओर बढ़ें। यानी कि हमारा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं प्रगति की ओर बढ़ूं। मेरा ये भी कर्तव्य है कि मैं तो उन्नति की ओर बढ़ूं ही बढ़ूं। मेरे टच में आने वाले हर व्यक्ति को भी मैं उन्नति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करूं, उसको प्रोत्साहित करूं, उसका साथ दूं। तो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें, प्रगति की ओर बढ़ें, उन्नति की ओर बढ़ें। और लास्ट जो 11वां मूल कर्तव्य है, जो मैंने पहले बता दिया, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है, उसमें लिखा गया है कि सभी माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। मैंने पहले बता दिया था कि 6 से 14 आयु वर्ष जो वर्ग है, उन बच्चों का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। इसका उल्लेख है 21A में, और यही माता पिता और संरक्षकों का कर्तव्य है, तो इसका उल्लेख है 51A के 11वें मूल कर्तव्य में। सभी माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को जो प्रारंभिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उपलब्ध करवाएं। तो ये थे अपने 11 मूल कर्तव्य। आज का अपना ये छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम शुरू करेंगे संघ सरकार, जिसमें हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और उसमें भी सबसे पहले हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कल शुरू करेंगे राष्ट्रपति। तब तक के लिए धन्यवाद।